नमस्कार। स्पोर्ट्स स्कैन के आज के संस्करण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। खेल जगत की तमाम खबरों का लेखा जोखा लेकर मैं हूं नवीन सक्सेना। आज के इस अंक में होगी बात क्रिकेट की, बात होगी फुटबॉल की और बात होगी कुश्ती की। और इन सब पर चर्चा करने के लिए और अपने आंकड़ों के साथ मेरे साथ आज मौजूद हैं खेल पत्रकार, खेल विशेषज्ञ रणवीर, स्वागत है आपका। नवीन, आपको और स्पोर्ट्स स्कैन सुनने वाले सभी लिसनर्स को मेरा भी नमस्कार। नजर अब तक की खास खबरों पर। भारत ने जिम्बाब्वे को दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में 5 विकेट से पराजित कर 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजय बढ़त हासिल की। भारतीय महिला क्रिकेटर झूलन गोस्वामी ने एक दिवसीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान समर बद्रू बनर्जी का निधन। डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट में चेन्नई एफसी और आर्मी रेड के बीच मुकाबला बराबरी पर। इस समय एटीके मोहन बागान का सामना राजस्थान यूनाइटेड से। और भारत के युवा पहलवान अंतिम ने जूनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। भारत ने जिम्बाब्वे को दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में 5 विकेट से हरा दिया है। इसके साथ ही भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजय बढ़त बना ली है। हरारे में खेले गए मैच में भारत ने जीत के लिए 162 रन का लक्ष्य 26वें ओवर में 5 विकेट पर 167 रन बनाकर हासिल कर लिया। अजय बढ़त, रणवीर, और बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया एक बार फिर भारत ने। बिल्कुल, जिस तरह से पहला मैच भारत ने जीता था 10 विकेट से, उसके बाद आज भी 5 विकेट से जीत दर्ज की है। और जहां तक जिम्बाब्वे की टीम की बात है, जिम्बाब्वे की टीम पिछले कई सालों से बहुत नीचे लगी हुई थी, इसलिए उसको इंटरनेशनल क्रिकेट से, टेस्ट रैंकिंग से बाहर कर दिया गया था। अब दोबारा से खेलने उतरी है, तो भारतीय टीम के सामने तो वो बहुत बौनी टीम है। जिम्बाब्वे की टीम 39वें ओवर में 161 रन बनाकर आउट हो गई। भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। संजू सैमसन को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। रणवीर, आज मैच में कुछ बदलाव किए गए। हालांकि शिखर धवन के साथ आज शुभमन गिल की जगह केएल राहुल सलामी बल्लेबाजी करने के लिए उतरे और उम्मीद की जा रही थी क्योंकि वो आने वाले श्रृंखलाओं में शामिल हैं। बेहतरीन बल्लेबाजी की उनसे उम्मीद नहीं, लेकिन केवल 1 रन बनाकर उन्हें पवेलियन का रुख देखना पड़ा। पिछले मैच में जिस तरह से शुभमन गिल ने शिखर धवन के साथ ओपन किया था और दोनों ही खिलाड़ी तकरीबन 81-82 रन इस तरह का बना के आए थे, तो केएल राहुल को थोड़ा लालच आ गया। और बीइंग ए कप्तान, क्रिकेट में कप्तान सबसे बड़ी चीज होता है, तो उन्होंने आज अपना बैटिंग ऑर्डर ऊपर किया और ओपन करने आ गए। और जिस तरह से बहुत आसानी से 1 रन बना के आउट हुए, उसके बाद शुभमन गिल दोबारा आए और आज शुभमन गिल और शिखर धवन दोनों ने ही 33 रनों का योगदान दिया अपनी टीम के लिए। तो केएल राहुल आए जरूर ओपन करने, लेकिन उस तरह से चल नहीं पाए। जी, संजू सैमसन ने एक बार फिर बेहतरीन बल्लेबाजी की, 43 रन का योगदान। बिल्कुल, उनको जो भी अब चांस मिल रहे हैं, क्योंकि उम्र उनके साथ अब है नहीं, काफी लेट हो चुके हैं, तो जो भी उनको चांस मिल रहे हैं उसमें वो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि ऋषभ पंत को तो अभी रिप्लेस कोई जल्दी कर नहीं सकता। जी, गेंदबाजी की बात करें रणवीर, तो 1, 2, 3, 4 कम से कम 6 गेंदबाजों ने आज बॉलिंग की है भारत की ओर से और सभी ने विकेट आपस में बांट से लिए हैं। लेकिन नजर जाती है उन 18 रन पर जो कि एक्स्ट्रा हैं, ये कहीं खलते हैं। बिल्कुल, कल के मैच में भी काफी रन दिए थे, करीब 25 रन के आसपास दिए थे। तो ये थोड़ा सा जो हमारे गेंदबाज हैं उनको थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा अपने ऊपर, और इस तरह से रन खर्च अगर करेंगे एशिया कप में जाके तो दिक्कतें होंगी। इतने रन नहीं दिए जाते एक्स्ट्राज में। रणवीर, प्रसिद्ध कृष्णा पर भारतीय चयनकर्ताओं की शुरू से नजर थी, भारतीय टीम की भी नजर है, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा में कहीं ना कहीं एक टेक्निकल फॉल्ट सा नजर आता है। जिम्बाब्वे जैसी टीम के आगे भी कल उन्होंने लगभग 5 से ज्यादा की एवरेज से रन दिए थे पिछले मैच में, और आज भी लगभग वही सिलसिला था। उसी तरह का रहा। लेकिन जहां तक इसमें एक चीज देखनी होगी कि जैसा कि आपने कहा कि 6 गेंदबाजों को इस्तेमाल किया और तकरीबन सभी ने विकेट निकाले, तो ये एक अच्छी बात है। मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि जब आपकी बॉलिंग डिपार्टमेंट में सभी बॉलर्स कुछ ना कुछ अच्छा करते हैं, विकेट निकालते हैं, तो आप किसी एक पे डिपेंड नहीं होते हो कि ये हमारा ट्रम्प कार्ड है, आज नहीं चला तो अब क्या करेंगे। उस लिहाज से ठीक है बॉलर्स का परफॉर्मेंस, और खास करके शार्दुल ठाकुर ने जिस तरह से 7 ओवर में 38 रन देके 3 खिलाड़ियों को आउट किया, बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन है। सामने वाली टीम जैसी भी है, लेकिन आपको अपना तो बेहतरीन देना ही होगा ना। तो उस लिहाज से शार्दुल ठाकुर आज नंबर 1 रहे।
श्रृंखला का अंतिम मुकाबला सोमवार को हरारे में ही खेला जाएगा। मैच भारतीय समयानुसार दिन में 12:45 से शुरू होगा। भारतीय टीम ने एक दिवसीय मैचों में लगातार ये चौथी श्रृंखला जीती है। ये अपने आप में एक अच्छी खबर है। बिल्कुल, इस साल 2 बार वेस्टइंडीज को और 1 बार इंग्लैंड को भारतीय टीम हरा चुकी है और ये चौथी श्रृंखला है इस साल की जिसमें भारतीय टीम विजयी रही है। और अब बात एशिया कप की। एशिया कप 2020 टूर्नामेंट से पहले पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को एक बहुत झटका लग गया है। तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी घुटने की चोट के कारण टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। एशिया कप में पाकिस्तान का पहला मुकाबला 28 अगस्त को भारत से होना है और इस पर सबकी निगाहें हैं। और क्या लगता है कि ये भारत के लिए एक प्लस पॉइंट है? हाँ, बिल्कुल मान सकते हैं क्योंकि वो अच्छे तेज गेंदबाज हैं और बाएं हाथ से गेंदबाजी करते हैं, तो जो लेफ्ट आर्म सीम बॉलर होते हैं वो भारतीय खिलाड़ियों को परेशान तो करते ही है। और आपको ध्यान होगा लास्ट ईयर के T20 वर्ल्ड कप में जिस तरह से उन्होंने लगातार 3 विकेट जल्दी जल्दी लेकर के केएल राहुल, रोहित शर्मा, उसके बाद विराट कोहली को भी आउट करके भारतीय बल्लेबाजी क्रम को बिल्कुल झकझोर के रख दिया था। तो अगर इस तरह का विपक्षी गेंदबाज अगर पहले ही इंजर्ड है तो भारतीय टीम के लिए तो प्लस पॉइंट होएगा ही। 28 अगस्त का दिन जिस तरह से पास आता जा रहा है, क्रिकेट प्रेमियों के अंदर सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं कि बहुत सालों बाद भारत पाकिस्तान का मुकाबला होगा। क्या ये मुकाबला शारजाह के उन मैचों की याद दिलाएगा क्योंकि यूएई की पिचों पे मैच हो रहा है? पुराने वक्त में जिस तरह से शारजाह में पाकिस्तान टीम हावी होकर खेला करती थी और क्रिकेट के नियमों की धज्जियां उड़ाई जाती थी, हमने भी खूब देखा है। रात के अंधेरे में बैटिंग हो रही है और बॉल दिखाई नहीं दे रही, वो सब देखा है। लेकिन अब वो चीजें नहीं है और अब यूएई नहीं रहा है। तो क्योंकि आप आईपीएल भी 2 साल से खेल रहे हैं वहां, तो उस लिहाज से अब पलड़ा उस तरह से नहीं है कि एक तरफा मैच नहीं जाएंगे, पलड़ा बराबर रहेगा। जी, ऑन पेपर भारतीय टीम बहुत मजबूत नजर आ रही है 2020 कप के लिए। हाँ बिल्कुल, और जिस तरह से हमारी टीम यहाँ पर आधी टीम खेल रही है, मेन प्लेयर्स रेस्ट दिया गया उनको, नए खिलाड़ियों को चांस दे रहे हैं। वो खिलाड़ी तो ये है कि वो मैदान में आएंगे और शुरू हो जाते हैं क्योंकि इतना लंबा तजुर्बा उनके साथ है, चाहे बैट्समैन है चाहे बॉलर्स है हमारे। तो टीम हमारी बहुत मजबूत है, देखते हैं आगे किस तरह का परफॉर्मेंस रहता है। इस बीच भारतीय महिला क्रिकेट की तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी ने एक दिवसीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। उन्होंने बताया कि वो 24 सितंबर को लॉर्ड्स के ऐतिहासिक स्टेडियम में अपना आखिरी मुकाबला खेलेंगी। डालते हैं एक नजर उनके जीवन पर चारू के साथ। चकदा एक्सप्रेस के नाम से प्रसिद्ध 39 साल की झूलन गोस्वामी ने 6 जनवरी 2002 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया था। पश्चिम बंगाल के चकदा में जन्मी झूलन ने 15 साल की उम्र में अपने करियर की शुरुआत की थी। वे 19 साल की उम्र में टीम इंडिया के लिए चुन ली गई थी। घर के पास लड़के खेलने नहीं देते थे, इसलिए 80 किलोमीटर दूर प्रैक्टिस करने जाती थी। झूलन महिला एक दिवसीय विश्व कप में सबसे अधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज हैं। उन्होंने 34 विश्व कप मैचों में 43 विकेट लिए हैं। वे विश्व कप में 2 बार 4 विकेट लेने का कारनामा कर चुकी हैं। अपने 20 साल के क्रिकेट के सफर में झूलन ने 281 मैच खेले हैं। उनके नाम 352 विकेट दर्ज हैं। इससे पहले वे 2020 और टेस्ट क्रिकेट से पहले ही संन्यास ले चुकी हैं। उन्होंने भारत के लिए आखिरी 2020 मैच 2018 में और आखिरी टेस्ट मैच अक्टूबर 2021 में खेला था। झूलन ने टीम इंडिया के लिए आखिरी मुकाबला मार्च महीने में खेला था। वे न्यूजीलैंड में खेले गए महिला विश्व कप में बांग्लादेश के खिलाफ उतरी थी। उस मैच में झूलन ने 19 रन देकर 2 विकेट लिए थे। चारू सक्सेना, स्पोर्ट्स स्कैन। महिला क्रिकेट का एक बड़ा नाम जिसपे हमेशा क्रिकेट प्रेमियों की निगाहें रहती थी, एक लंबा सफर उन्होंने तय किया है। हाँ बिल्कुल, 20 साल से भारतीय टीम की सेवा कर रही हैं और आपको ध्यान होगा कि अभी पिछले महीने शायद मिथाली राज जो भारतीय टीम की लंबे समय तक कप्तान रही हैं, उन्होंने रिटायरमेंट लिया इंटरनेशनल क्रिकेट से। तो झूलन और मिथाली राज का दोनों का डेब्यू जो है एक साथ हुआ था और मिथाली के साथ झूलन के साथ एक बड़ी चीज ये है कि इन्होंने टेस्ट मैचेस, ओडीआई और T20 तीनों ही डेब्यू जो है इंग्लैंड के खिलाफ किए हैं। ये बड़ी चीज है जी। और जहां तक पारी में 5 विकेट या उससे ज्यादा लेने की बात है, तो चाहे टेस्ट मैच हो, चाहे ओडीआई हो, चाहे T20 हो, तीनों ही फॉर्मेट में उनके 5 से ज्यादा विकेट हैं एक पारी में। तो ये दर्शाता है कि इस जुझारू खिलाड़ी ने किस तरह से क्रिकेट की सेवा की है। और अभी इसी साल मार्च में शायद इनके नाम पर पोस्टल स्टैंप भी जारी किया गया। कितने खिलाड़ियों को ये ऑनर मिलता है, हमें बताइए जरा।
रणवीर, एक लंबा समय, एक इतिहास रहा, एक पूरा जीवन उन्होंने क्रिकेट को समर्पित कर दिया है। 19 साल की उम्र से इन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू किया था और शायद ही कोई ऐसा रिकॉर्ड है जो इनके नाम ना हो। और सही मायनों में महिलाओं में फास्ट बॉलर पहली फास्ट बॉलर है जिन्होंने इस तरह का कारनामा किया। और इतने साल तक आप जानते हो फास्ट बॉलर बड़ी जल्दी चोटिल होते हैं, नी इंजरी हो जाती है, वैसे भी चोटें लगती हैं, लेकिन ये लगातार खेलती रही हैं और 20 साल से देश की सेवा कर रही हैं और अच्छे लेवल पे, ऊंचे लेवल पे जाकर के संन्यास ले रही हैं। ये बड़ी बात है। महिला खिलाड़ी के रूप में 39 साल की वो हो चुकी हैं और आज भी उसी तेज तर्रार गति से बॉलिंग कर रही हैं। बिल्कुल, वो उनके एफर्ट्स में कहीं कमी नहीं दिखाई देती मैदान के अंदर, ये एक बड़ी बात है। और हालांकि कई बार हमने पढ़ा भी है, हमने सुना भी है, कई क्रिकेट प्रेमी ऐसे, खासकर महिला क्रिकेट प्रेमी, जो इनसे सीख लेते थे। बिल्कुल, बड़ी चीज है। और एक जेन्युइन फास्ट बॉलर हिंदुस्तान को मिला और इतने साल तक उन्होंने देश की सेवा की है। हालांकि अब तो कई नई खिलाड़ी आ गई फास्ट बॉलर्स हिंदुस्तान के लिए जो लगातार अच्छा परफॉर्मेंस दे रही हैं, लेकिन ये सब इनका किया हुआ है जिसको देख करके अब नई खिलाड़ी, उभरती हुई खिलाड़ी फास्ट बॉलिंग में अपना रोल आजमा रही है। तो 24 सितंबर का वो दिन होगा जब लॉर्ड्स के ऐतिहासिक स्टेडियम में वो अपना अंतिम मुकाबला खेलेंगे। ये बड़ी बात है कि फेयरवेल मैच उन्होंने पहले डिक्लेयर कर दिया और उसमें उनको उस तरह का फेयरवेल जो जिसकी वो हकदार हैं वो उनको फेयरवेल मैच मिलेगा। ये बड़ी बात है। और अब बात न्यूजीलैंड और वेस्टइंडीज के मैच की। न्यूजीलैंड ने वेस्टइंडीज को दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में 50 रन से हरा दिया है। 3 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर हैं। वेस्टइंडीज ने पहला मैच 5 विकेट से जीता था। निर्णायक और अंतिम मुकाबला कल खेला जाएगा। वर्षा बाधित मैच में न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 212 रन बनाए। जवाब में मेजबान वेस्टइंडीज 36वें ओवर में 10 विकेट पर 161 रन भी बना सकी। श्रृंखला बहुत शानदार है, 3 मैचों की श्रृंखला है और दोनों ही टीमें 1-1 से बराबरी पर हैं रणवीर। और अंतिम मुकाबला जो निर्णायक मुकाबला होगा वो बहुत ही रोमांचक होने की उम्मीद है। बिल्कुल, काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। देखना होगा कि कौन सी टीम बढ़त लेती है और सीरीज में अपने नाम करती है। क्रिकेट के बाद अब बात फुटबॉल की। ड्यूरंट कप फुटबॉल टूर्नामेंट में इस समय कोलकाता में एटीके मोहन बागान का मुकाबला राजस्थान यूनाइटेड से हो रहा है। दोनों ही टीमें 2-2 गोल की बराबरी पर हैं। इससे पहले आज एक और मुकाबला खेला गया। इम्फाल में चेन्नई फुटबॉल क्लब और आर्मी रेड के बीच जो ये मुकाबला था वो ड्रॉ हो गया। दोनों ही टीमें 2-2 गोल से बराबरी पर रहीं। दोनों ही टीम पहले हाफ में कोई गोल नहीं कर सकी थी। दूसरे हाफ में 54वें मिनट में आर्मी रेड के लुंकिम खोंगसाई ने गोल कर टीम को 1-0 की बढ़त दिलाई, लेकिन चेन्नई एफसी ने 79वें मिनट में ड्यूकर ने गोल किया और 1-1 की बराबरी कर दी। और फिर दूसरे हाफ में भी दोनों ही टीमों ने 1-1 गोल किया और मैच बराबरी पर समाप्त हुआ। सबसे पुराना टूर्नामेंट है फुटबॉल का और बेहद ही प्रतिष्ठित टूर्नामेंट है और जिस तरह से पूरे देश की टीम इसमें शिरकत करती हैं, ये अपने एक उच्च लेवल का एक फुटबॉल गेम है। ये समय हम लोगों ने तो अपने करियर की शुरुआत की थी तो दिल्ली के अम्बेडकर स्टेडियम में ड्यूरंट फुटबॉल टूर्नामेंट में रिपोर्टिंग के लिए जाते थे, नए थे और थोड़ा सा भी अगर लेट हो जाते थे तो हमें मीडिया बॉक्स में जो सीट होती है वो सीट नहीं मिलती थी, क्योंकि बंगाली जर्नलिस्ट इतने ज्यादा कवर करने आते थे कि हम लोगों को सीढ़ियों पे बैठ के मैच देखना पड़ता था, कवर करना होता था। वो दौर भी देखा है और अब धीरे धीरे इसकी प्रतिष्ठा इतनी कम हुई, पॉपुलैरिटी कम हुई, जिस वजह से ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने ये तय किया या आर्मी ने ये तय किया, आर्मी स्पोर्ट्स सोसाइटी ने, कि इसको कलकत्ता ले गए और नॉर्थ ईस्ट की तमाम राजधानियों में ट्रॉफी को भी घुमाया, पॉपुलर कर रहे हैं और मैचेस भी गुवाहाटी में, इंफॉल में और कलकत्ता में खेले जा रहे हैं। जी, और एक खबर अब आ रही है कि भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान समर बद्रू बनर्जी का आज निधन हो गया। वे 92 साल के थे। 27 जुलाई को कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद उन्हें बांगर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अंतिम दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर मोहन बागान क्लब ले जाया गया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उनके निधन पर दुख व्यक्त किया है। सुनते हैं जागृति को। फुटबॉल की दुनिया में बद्रूदा के नाम से मशहूर समर बद्रू बनर्जी भारतीय फुटबॉल टीम का एक ऐसा रत्न थे जिनकी अगुवाई में भारतीय फुटबॉल टीम का युग स्वर्णिम रहा है। भारतीय फुटबॉल टीम ने अब तक 3 ओलंपिक में भाग लिया है और बनर्जी के नेतृत्व वाली 1956 की टीम ने इन खेलों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। तब भारतीय टीम कांस्य पदक के प्लेऑफ में बुल्गारिया से 0-3 से हारकर चौथे स्थान पर रही। ओलंपिक के इतिहास में ये भारतीय फुटबॉल टीम का सबसे बेहतरीन
प्रदर्शन था। समर बद्रू बनर्जी ने बतौर कोच मोहन बागान को कई ट्रॉफी जिताई। इसमें 1953 में क्लब का पहला डूरंड कप भी शामिल है। इसके अलावा 1955 में रोवर्स कप में भी उनके प्रशिक्षण में टीम ने जीत हासिल की। खिलाड़ी के रूप में उन्होंने 2 बार संतोष ट्रॉफी जीती। वहीं 1962 में कोच रहते हुए अपनी टीम को चैंपियन बनाया। इसके अलावा वे भारतीय टीम के चयनकर्ता भी रहे। पश्चिम बंगाल सरकार ने उन्हें 2016-17 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया। जागृति शर्मा, स्पोर्ट्स स्कैन। फुटबॉल का एक ऐसा सितारा जिसने भारतीय फुटबॉल को अपने चरम पर लाकर खड़ा कर दिया था, आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी स्मृतियां हमेशा याद रहेंगी। हाँ, बिल्कुल। और जितना उनका नाम था शायद ही कोई दूसरा खिलाड़ी उस ऊंचाई को पा सका हो, ये बड़ी बात है। जी, कहीं ना कहीं फुटबॉल की दुनिया में बद्रुदा का जो नाम था वो इतना फेमस था, इतना ज्यादा था कि वो लोगों के बीच छाए हुए थे और कितने ही टूर्नामेंट में उन्होंने टीमों को जीत दिलाई। इसमें 1953 में जो पहला डूरंड कप भी शामिल है, जिसकी चर्चा अभी हमने थोड़ी देर पहले करी। 1955 में रोवर्स कप में भी उनकी प्रशिक्षण में टीम ने जीत हासिल की। संतोष ट्रॉफी बेहद ही प्रतिष्ठित टूर्नामेंट फुटबॉल का, नेशनल चैंपियनशिप है। जी, 2 बार संतोष ट्रॉफी भी खिलाड़ी के रूप में उन्होंने जीती रही, कोच भी रहे हैं और चयनकर्ता भी रहे हैं। फुटबॉल का ये सितारा आज हमारे बीच नहीं है, श्रद्धांजलि आज उन्हें। और अब बात कुश्ती की। भारत की युवा पहलवान अंतिम ने जूनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। अंतिम भारत की पहली पहलवान है जिन्होंने इस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। अंतिम ने महिलाओं के 53 किलोग्राम के फाइनल में कजाकिस्तान के खिलाड़ी को हराकर स्वर्ण पदक जीता। सेमीफाइनल में अंतिम ने यूक्रेन की खिलाड़ी को हराया था और फाइनल में जगह बनाई। गृहमंत्री अमित शाह ने स्वर्ण पदक जीतने पर अंतिम को बधाई दी है। बिल्कुल, जिस तरह का परफॉर्मेंस उनका है, आने वाले टाइम में वो एक भारत की स्टार रेसलर साबित होंगी, ऐसा हम उम्मीद कर सकते हैं। कुश्ती में भारत का बेहतरीन प्रदर्शन रहा है और जिस तरह से नए खिलाड़ी उभर कर आ रहे हैं, उनसे देखते हुए लगता है कि आने वाले वक्त में जिस तरह से हमने कॉमनवेल्थ में प्रदर्शन किया है और अब जो पेरिस के अंदर ओलंपिक होगा और उससे पहले जितने भी कुश्ती के टूर्नामेंट होंगे, उसके लिए भारत की बेंच एशियन गेम्स आ रहे हैं, एशियन गेम आ रही है, तो भारत की बेंच स्ट्रेंथ तैयार हो रखी है। हाँ, बिल्कुल। और जिस तरह से जूनियर लेवल पे वर्ल्ड चैंपियनशिप का गोल्ड मेडल जीतना कोई हंसी खेल नहीं है। और साक्षी मलिक हो, चाहे विनेश फोगाट हो, या और भी जो दूसरी पहलवान है, उनकी लाइन में ये खड़ी हो रही हैं और इनके आदर्श जो जैसा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, ये भी उसी नक्शे कदम पे चलने की कोशिश करेंगी। रणबीर, अगर हम देखें कुश्ती की बात करें, हम बात करें बॉक्सिंग की बात करें, तो महिला खिलाड़ियों ने जिस तरह से प्रदर्शन कर रही हैं और जिस तरह से आगे आ रही हैं, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि भारत में इस तरह के खेल पॉपुलर होते जा रहे हैं। खेल तो पॉपुलर हो रहे हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इंटरनेशनल लेवल पे जो कॉन्स्पिरेसी चलती है, जी कॉन्स्पिरेसी ही कहेंगे, भारत जिन खेलों में आगे बढ़ता है वहां जरूर उसमें टंगड़ी मारी जाती है। चाहे आपने कॉमनवेल्थ गेम्स में देखा, इस बार शूटिंग को शामिल नहीं किया गया। पिछले बार 7 गोल्ड सहित 16 मेडल थे, उसके बाद भी 22 गोल्ड मेडल जीते भारतीय दल ने, लेकिन अगर शूटिंग भी होती तो हम और ऊपर की तरफ जाते। और कुश्ती भी अगले कॉमनवेल्थ गेम्स से शूटिंग के साथ साथ कुश्ती भी शामिल नहीं है, तो ये एक दुर्भाग्यपूर्ण है खिलाड़ियों के लिए। और अब बात टेनिस की। सिंसिनाटी मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट में फ्रांस की कैरोलिना गार्सिया और बेलारूस की साबालेंका महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। आज खेले गए क्वार्टर फाइनल मुकाबलों में कैरोलिना गार्सिया ने अमेरिका की जेसिका पेगुला को 6-1, 7-5 से पराजित किया। वहीं साबालेंका ने चीन की झांग शुआई को 6-4, 7-6 से पराजित कर सेमीफाइनल में जगह बनाई। अन्य क्वार्टर फाइनल मुकाबलों में आज अमेरिका की मेडिसन कीस का मुकाबला चेक गणराज्य की पेत्रा कुवित्सा से और फ्रांस की कैरोलिना गार्सिया का मुकाबला बेलारूस की साबालेंका से होगा। वहीं कल पुरुष सिंगल्स के सेमीफाइनल में रूस के दानिल मेदवेदेव और ग्रीस के स्टेफानोस सित्सिपास आमने सामने होंगे, जबकि दूसरे सेमीफाइनल में ब्रिटेन के कैमरून नूरी का मुकाबला क्रोएशिया के बोर्नो क्रोएक से होगा। रणबीर, हमसे जुड़ने के लिए, अपने आंकड़े हमारे साथ साझा करने के लिए और नई जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलते चलते ये जरूर बताऊंगा कि एटीके मोहन बागान और राजस्थान यूनाइटेड के बीच में 80वां मिनट है खेल का और दोनों ही टीमें 2-2 गोल से बराबरी पर है। तो ये एक ताजा तरीन खबर थी, एकदम जो आपके लिए बहुत जरूरी थी अगर आप फुटबॉल प्रेमी हैं। चलते चलते एक नजर एक बार फिर अब तक की खास खबरों पर।
भारत ने जिम्बाब्वे को दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में 5 विकेट से पराजित कर 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजय बढ़त बना ली है। भारतीय महिला क्रिकेटर झूलन गोस्वामी ने एक दिवसीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान समर बद्रू बनर्जी का निधन हो गया है और भारत के युवा पहलवान अंतिम ने जूनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। मुझे यानी नवीन को दें इजाजत। नमस्कार।